बिटिया जनम भय महुरवा हो, दुअरवा अन्हार हो गईल बा। जेही दिन से बिटिया के जन्म भइल बा, ओही दिन से घर भर के मनवा मईल बा। बौड़म कक्का बड़ा घराना, जिला में जेकर नाम बाबू खैले बिन मर गईल तेरही खैले से 52 गाँव। क्या बात है। लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? विश्वगुरु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज हमारी भजन को सुने कहे ये लड़का बहुत नाम करेगा। हमें इस बात का जरा भी गम नहीं है कि हम पढ़ लिख करके कोई नौकरी लें। आपको कभी नहीं लगा कि आपको गाना ही चाहिए, लिखना नहीं चाहिए? इसमें भरत जी का योगदान बहुत रहा। नेता भी हैं, श्रमिक भी हैं, किसान हैं लालू, श्रमिक मजदूरों के भगवान हैं। आपका कौन सा अखाड़ा? तो ऐसे जब बड़े बड़े दिग्गज गाने लगे तो फिर कारवां निकल पड़ा। तो जोगी गीत की क्या विशेषता है जो और गीतों से अलग है? ये क्या है कि कुछ नए कलाकार ऐसे निकल गए हैं जिनको ये कि हम फ्री में गा लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। बिरहे की शुरुआत एक कवि से हुई जिनका नाम बिहारी गुरु था, और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि तुम जो भी कहोगे वह अमर वाक्य बनेगा। और उन्होंने बिरहा लिखा। उस समय के उनके स्वतंत्र बिरहे आज लोकोक्तियों में विद्यमान हैं, और फिर उनके शिष्यों ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया, और फिर उनके शिष्यों ने भी बढ़ाया। तो कवियों की एक बड़ी भूमिका है, और माना ये जाना चाहिए कि बिरहिया जिस राजमार्ग पर सरपट दौड़ता है, जो बिरहे का कवि है उस मार्ग का नापजोख करता है, उस पर मिट्टी रखता है और उसको समतल करता है, फिर उस पर गिट्टी रखता है, उसको ठोक पीट के बराबर करता है, और फिर उस पर अलकतरा और गिट्टी से उसको बिल्कुल चमकता हुआ राजमार्ग बनाता है। तो कवियों की भूमिका इतनी बड़ी है, जो सड़क होती है उसी पर सब जाते हैं, सड़क के किनारे कोई नहीं जाता। तो कवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कवियों ने लंबे समय तक लिखा। हर बिरहिया एक कवि की तलाश करता है, उस कवि की लिखी हुई रचनाएं वो गाता है, और उसी से उसकी पहचान बनती है। इस बातचीत के क्रम में आज हम एक कवि से मुखातिब हैं जिनका नाम सियाराम यादव है। वे अभी युवा हैं अपेक्षाकृत, लेकिन उनकी समझदारी और बिरहा लेखन में उनका जो अनुभव है काफ़ी लंबा है। उनकी जीवन यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे वो इस क्षेत्र में आए, और कहाँ के वे रहने वाले हैं, क्या क्या किया, और कौन लोग उनके बिरहे गाते हैं, इन तमाम सारी विषयों के साथ साथ हम जो है उनसे समकालीन मुद्दों पर भी कुछ बातचीत करेंगे कि एक कवि के रूप में वो समकालीन मुद्दों पर क्या सोचते हैं। तो सियाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत प्रणाम सर, और आपके श्रोता सज्जनों को भी बहुत बहुत प्रणाम। मुझे ये बताइए कि आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? सर, मेरा जन्म 7 जुलाई सन 1977 में ननिहाल में बिरहा सम्राट विश्वनाथ यादव जी के घर हुआ था। वो मेरे मामा हैं जी। मेरी परवरिश भी यही हुई। वैसे मेरा मूल घर ग्राम धरसौना, पोस्ट चोलापुर, वाराणसी में, लेकिन जन्म यही हुआ। ज़्यादातर मेरा समय यही बीता, आज तक मैं यही रहता हूँ। हमको लग रहा है कि 47 वर्ष की उम्र में शायद 7 वर्ष ही हम धरसौना रहे। जी। कहा यह जाता है कि ननियौरे में लड़का ढीठ हो जाता है। जी बिल्कुल सही कहा जाता है। ये ढीठ होने की जो स्थिति है, गुंजाइश है, वो आपके साथ कितनी रही है? जी, मैं बहुत ढीठ था। ढीठ तो हम इतना थे कि मामा बिरहा उरहा गाने चले जाते थे और मामा लोग अपने काम में व्यस्त रहते, तो मैं घर से निकलता था बस्ता लेकर स्कूल जाने के लिए। मेरे 2 मित्र थे, सांचू पाचू आज भी हैं, उन्हीं के साथ मैं विद्यालय ही नहीं जाता। क्या बात है। पूरा समय सिवान में। तो यार मम्मा कैसे गावलन, बांध के पगड़ी हम खेत में बगीचा में बिरहा गाते थे, और देखते थे कि कब 4 बजे और उधर से विद्यार्थी वापस आवे, उसी झुंड में सम्मिलित होकर घर आ जाते। क्या बात है। बहुत माने खेल करना आपने बचपन में ही सीख लिया था। धीरे धीरे ये जानकारी घर वालों को हो गई। नानी इतना प्यार दुलार करती थी कि किसी को डांटने ही नहीं देती थी। माने नानी का हाथ आपको बिगड़ने में जी पूरा रहा। और मामा आपके जो गायक थे
वो जब सुना उन्होंने कि आप उन्हीं का बिरहा गाने की कोशिश कर रहे हैं, जी जी। तब वो खुश हुए कि उन्होंने गुस्से में कुछ कहा आपसे? नहीं, वो खुश उनका भी ढीठ बनाने में कम योगदान नहीं था। चारों मामा के पास मेरे उस समय बाल बच्चे नहीं थे, एकमात्र मैं ही भांजा था, दुल्हरुआ था। वो भी आते थे तो अपना जो गमछा उमछा टोपी ओपी पहले मिलता था विराह में, बहुत माला वगैरह, तो आकर के हमको पहना कर 1 रुपया देते थे और उसके बाद कहते थे कि लेकिन पढ़ो, विद्यालय जाओ, जब बड़े हो जाओगे तो गाना गवाएंगे तुमको। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई, कहाँ तक आप पहुँचे इन तमाम सारी कलाओं के बावजूद? हुआ ये कि उसी दौरान नाना एक बार हमको 2-3 पड़ाका रिसीव कर दिए आहा, क्या कि ये लड़का बिगड़ जाएगा। और मेरी नाना का मारना था, यानी नानी का पूरा दुनिया उठा लेना। सिर पे आसमान उठा जी दिया। जी। नानी ने भगदड़ मचा दिया, उसका बेटा उसके घर जाएगा, उसको मार रहे हैं, या है वाह है, भगा दिए। तो हम 7 वर्ष वही धरसौना में रहे। तो वहाँ सुधरे? जी, वहाँ जब सुधर गए तो फिर यहाँ के लोग भी हमारे लिए बेचैन रहते थे। यहाँ आए, फिर यही शिक्षा दीक्षा हुआ। सुभाष इंटर कॉलेज से हम भी पढ़े हैं, जिस विद्यालय से हमारे मामा विराट सम्राट विश्वनाथ यादव, विराट सम्राट दुर्जन यादव जी सभी लोग पढ़े हैं। जी जी। तो इंटर किए। इंटर के बाद पढ़ाई पीरियड में ही मामा के साथ मंच पे जाते थे, कार्यक्रम उनका होता था। उस समय प्रायः रामदेव जी से ज़्यादा होता था। तो उनके मंच पे उनके सुपुत्र पप्पू लाल यादव एक लोकगीत सुबह गा देते थे, एक लोकगीत मैं इधर से गाता था। तो धीरे धीरे गाना बजाना में रुचि बढ़ती गई। उसी दौरान विश्वगुरु स्वामी अगड़ानंद महाराज तब कछवा में रहते थे। कछवा के साइड में एक जगतानंद आश्रम था। तो वहाँ हमारी भजन को सुने, कहे ये लड़का बहुत नाम करेगा। आई गई बात हो गई, फिर तो हम पढ़ाई लिखाई और गाना भी छोड़ दिए। नौकरी के चक्कर में इधर उधर लगाए, बॉम्बे कलकत्ता हर जगह गए। संत बाणी सर कभी गलत नहीं होती। लास्ट में आकर के वही स्वामी जी के आशीर्वाद से जगह और ख्याति जो कुछ मेरे पास आज है, सब इसी बिरहा जगत से। तो ये मुझे बताइए कि एक उखमजी बाप का बेटा भी थोड़ा उखमजी होता है, तो आपके बच्चे किस हालत में हैं? सही कह रहे हैं सर, हमको लग रहा है कि हमसे तनिक भी कम नहीं है, अधिक हैं। लेकिन हम जो बिगड़ जाता है वो अपने बच्चों को बिगड़ने नहीं देता, ऐसा हम प्रयास करते हैं। तो क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? बच्चे 2 हैं, एक बेटी है वो BBA कर रही है और एक बड़ा वाला बेटा है वो BTech कर रहा है इलाहाबाद से। उन्होंने देख लिया कि बाप को अंततः जो है खेती ही करना पड़ रहा है और मेहनत का काम है। जी, कवि जी खेती करते हैं। और आप मुझे बताइए कि आप अगर पढ़े होते जी, तो किसी सरकारी नौकरी में गए होते तो आपका जो पारिवारिक दायित्व है वो ज़्यादा सुगमता से आपने निभाया होता। लेकिन जिन हालात में आप रहे, जिनमें संघर्ष किया आपने, एक जगह भी बनाई आपने, तो किस तरह का संघर्ष आपको आर्थिक मोर्चे पर करना पड़ा? आर्थिक मोर्चे पे तो हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा है। वो यूँ कह लेंगे कि उधर जाएंगे तो हम भावुक हो जाएंगे, लेकिन हमें इस बात का ज़रा भी गम नहीं है कि हम पढ़ लिख करके कोई नौकरी नहीं की। जो इस लाइन में हमने किया, जो समाज के लिए, बिरहा जगत के लिए, अपने लोगों के लिए, उससे हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। शायद इतना जागरूकता हम नौकरी करके नहीं उत्पन्न कर पाते अपने समाज में, जो लेखनी के द्वारा की। आज जागरूकता एक सवाल के घेरे में है कि समाज में जो लोग अपनी कला से, अपने वक्तव्य से, अपने कामों से जागरूक लोगों को कर रहे हैं, वे पहले उपेक्षित किए जाते हैं। एक इसका लंबा इतिहास है। जी जी। ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं है जिसको अपने समाज का विष न पीना पड़ा हो। जी। तो आपको क्या लगता है कि आपको इस तरह के अनुभव से गुजरना पड़ा? बहुत गुजरना पड़ा। एक विद्वान गुरुजी हमारे थे, इंटर में हमको पढ़ाए थे। वो बोले कि बेटा कोई अच्छा काम कर रहे हो और उसका पुरजोर विरोध हो रहा है तो पक्का मान लो कि तुमको सफलता मिल करके रहेगी। और उसको हम मूल मंत्र बना लिया। और हमने देखा जब भी जिस क्षेत्र में हम अच्छा कुछ करने का प्रयास किए तो विरोध मेरा हुआ, और रिजल्ट ये रहा कि जितना ज़्यादा विरोध हुआ उतने सफलता हमको मिली। जी जी। ये बताइए, बिरहा गाने की शुरुआत तो आपकी पप्पू के साथ हुई। जी। एक बिरवा उधर से, एक बिरवा इधर से, दोनों जो है 2 विरोधी चौकियों पर अपनी अपनी कला को प्रदर्शित कर रहे थे। जी। लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, एक हमारे चमाओ शिवपुर के उस समय हम लोगों के साथ थे, हमारे बड़े आदरणीय थे भरत लाल कवि जी। अब दुनिया में नहीं है।
तो जो गीतें मैं गाता था तो उसमें कहता था कि कवि जी इसको ऐसे कर दिया जाए, मतलब करके उसको आड़ में ले जा करके वो दूसरी धुन पे लिखें, तो हम दूसरी धुन पे लिख करके कहते थे कवि जी ये वाला कैसा है। तो बड़े नेक इंसान थे वो, ऐसा व्यक्ति थे कवियों में कि जो मेरी अच्छी चीज़ें मैं लिखता था सबसे पहले बधाई मुझको देते थे कि 1 नंबर की ये गीत है, इसको गाइए। वो जो हम लिखे थे उससे ये कम नहीं है। तो वो ऐसे धीरे धीरे मन बढ़ता गया। इसमें भरत जी का योगदान बहुत रहा। मैंने ईर्ष्या नहीं थी बल्कि प्यार था। जी, बहुत प्यार था। भरत जी ने हमें बहुत सराहा, यहाँ तक कि हम मामा को भी अपनी लेखनी दिखाने में डरते थे, लेकिन भरत जी से सारी बातें हमारी होती थी। वही मामा को भी कहते थे कि अरे सियाराम बिरहा बहुत अच्छा लिख रहा है, उसका बिरहा आपके गाने लायक है। जब सारे लोग गाना शुरू कर दिए हमारा, तो सबसे पीछे हमारे मामा हमारी लेखनी को गाना शुरू किए, और वो भी भरत जी की देन थी। जी, भरत जी के रिकमेंडेशन पर। जी, वो कहते थे कि अरे बहुत अच्छा लिख रहा है, सभी लोग गा रहे हैं, दूसरे अखाड़े के लोग गा रहे हैं। तो फिर मामा भी शुरू कर दिए। तो आपका कौन सा अखाड़ा था? मेरा अखाड़ा है गुरु बिहारी का। अरे गुरु बिहारी से जो अखाड़े बने उसमें गुरु रमन का मेरा जो जिसमें घराना, हीरालाल जी, जिसमें पद्म श्री हीरा उस्ताद, बिरजू उस्ताद और मेरे मामा विश्वनाथ यादव जी, चंद किशोर पांडे जी, तमाम लोग, मंगल कवि जी, आदरणीय मंगल कवि जी, ये लोग हमारे ही अखाड़े के। जी जी जी। तो आप ये मुझे बताइए, बनारस तो बिरहे की सबसे उर्वर धरती रही जी, और आपने देखा कि बिरहिया तो काफ़ी ठीक ठाक पोजीशन बना रहे हैं, पैसा बहुत कमा रहे हैं जी आपको कभी नहीं लगा कि आपको गाना ही चाहिए, लिखना नहीं चाहिए? जी, आपने सही कहा, लेकिन हम ऐसा हमको लगता है, गाने की बात आती है तो हम भजन वजन आज भी गाते हैं। हमारी तमाम भजनें आप सुने होंगे नेट पे, लेकिन लेखनी में इतना व्यस्तता बढ़ गई कि फिर गाने के लिए हमको समय नहीं मिला। हमको लगा, अपने आप को भी कभी कभी लगता है ना कि हम अच्छा लिख रहे हैं। जैसे एक गीत मैं लिखा था, लालू जी का सम्मेलन था उनकी पार्टी का सारनाथ घुरहपुर में, तो मामा को मैं एक गीत लिख करके दिया था कि गरीब मजरूमों के भगवान हैं लालू, नेता भी हैं, श्रमिक भी हैं, किसान हैं लालू, श्रमिक मजदूरों के भगवान हैं लालू। इतनी लोकप्रिय गीत थी कि उस मंच पे पद्म श्री हीरालाल जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि अरे विश्वनाथ जी ये गीत बहुत अच्छी है, ये हमको दे दीजिए, हम गाएंगे। लिखा कौन है? तो बताया कि मेरा भांजा है सियाराम। तो जब वो गाना शुरू किए तो हमको लगा कि हम अच्छा लिख रहे हैं। अगर अच्छा नहीं लिखते तो हीरा उस्ताद हमारी गीत को गाते, उसके बाद पारस उस्ताद गाए। तो धीरे धीरे हौसला, मतलब इतना रम गए हम इस क्षेत्र में कि आपके आशीर्वाद से जितने महारथी बड़े बड़े कलाकार हैं अन्य अखाड़े के भी, सभी लोग गाए। ये पारसनाथ जी दूसरे ही अखाड़े के थे, ये पत्तू गुरु के अखाड़े के थे। भैया लाल पाल सबसे ज़्यादा हमारे गीत को गाए, वो भी पत्तू अखाड़े के थे। मोहन सिंह यादव चुनार, वो भी स्वामी जी की भजन मेरी लिखी हुई गाए। तो ऐसे जब बड़े बड़े दिग्गज गाने लगे तो फिर कारवां निकल पड़ा। एक कवि के रूप में ये है, बिरहे की सीमा यह थी कि बिरहा जितना धार्मिक आख्यानों में रहेगा और जितना उसमें वो मौलिकता पैदा कर लेंगे, सीमाओं की भी अपनी मौलिकता होती है। मसलन ये घर की जो ज़मीन है, वो जितनी ज़मीन है उसी में अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की जाएगी। गमला कहाँ रखा जाए, पेड़ कहाँ लगाया जाए, कहाँ पोर्टिको बनाया जाए, कहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये था। कभी आपको लगा कि कविताएं और भी लिखी जा सकती हैं और समकालीन मुद्दों पर लिखी जा सकती हैं? जी, मेरे सफलता का भी मुख्य राज अभी आप बताए हैं। मैं बराबर इस चीज़ का ध्यान देता हूँ कि किस चीज़ को पकड़ करके गीत की रचना की जाए कि लोगों के दिल में बैठा जाए। एक गीत हमने लिखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, एक गायक हैं हमारे संतोष मधुर, जो जोगी गीत गाते हैं। अच्छा। मैं 200-250 जोगी गीत लिखा हूँ, सब सुपर डुपर हैं। संतोष मधुर गाए हैं और खुशबू राज गाती हैं। तो हमने इन्हीं मुद्दों पे लिखा। उसमें हम लिखे थे कि हम कितना बदल गए हैं। आज जो है बड़े हो जाते हैं, माँ बाप के लिए नौकर लगा देते हैं, अपना परिवार लेकर के माँ बाप से दूर रहते हैं, बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, गांव में उनको छोड़ करके, और उनका हम अंतिम समय में उनका कोई सेवा सत्कार नहीं कर पाते हैं। बड़े दुर्दिन में उनका अंत होता है। जी जी। हमें जो ही सूचना मिलती है कि पिताजी नहीं रहे, तो उसके बाद हम आते हैं तो वो 500 मीटर में टेंट लगा है, ताम झाम है, बड़े बड़े VIP नेता आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस पे लिखा जाए। लिखा था मैं,
बौड़म कक्का बड़ा घराना जिला में जे कर नाम, बाबू खैले बिन मर गईल तेरही खैले से 52 गाँव। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। विडंबना का इतना अच्छा रूपक आपने बांधा है। हेलीपैड बनल दुअरे तब मुख्यमंत्री अइलें, अपूर्ण क्षति बतला के फोटो के माला पहिनौलें, बड़े मतलबी दुनिया वाले चले हमेशा दाँव, बाबू खैले बिन मर गईलें तेरही खैले से 52 गाँव। बहुत पसंद किया लोगों ने। जी जी, नहीं, बहुत अच्छा गाना है ये। और इससे यह लगता है कि आप किस तरीके से जो सड़ी गली परंपराएं हैं उनके प्रति आक्रोश रखते हैं। और भी तमाम सारे मुद्दे हैं जी। अशिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है इस समाज में, असमानता का एक बड़ा मुद्दा है। अभी तो बेरोजगारी चरम पर है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और बेरोजगारी का शिकार कौन होगा कौन नहीं होगा इसका कोई हिसाब ही नहीं है। जी, पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार हैं बहुत। अभी आप देखिए, सफाई कर्मचारी की भर्ती निकलती है तो उस पर 50,000 लोग जो है, 16 लोगों की भर्ती के लिए 50,000 लोग आते हैं। उसमें MA और PhD लोग भी सुनते हैं कि ऐसी आवेदन करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बेरोजगारी जैसी समस्या को लेकर आपने क्या लिखा? बेरोजगारी पे भी हमने लिखे थे। वो गीत हमारी थे बेरोजगारी और महंगाई दोनों को मिश्रित। जी। महंगाई इसलिए कह रहे हैं सर कि आज के दौर में शिक्षा भी सबसे महंगी हो गई है। तो गीत तो इस समय हमको बढ़िया से याद नहीं है। महंगाई वाली लाइन है कि आलू भइल सेव हो पियजिया अनार बा। हा, क्या बात है, बहुत अच्छा। पहले की रचना है महंगाई पर। जी। आलू भइल सेव हो पियजिया अनार बा। कैसे चली घर सैया मिलल बेरोजगार बा, आलू भइल सेव हो पियजिया अनार बा। ये औरत अपनी दोनों मजबूरी बता रही है कि पति बेरोजगार हैं और महंगाई आसमान पे है। पूरी गीत इस समय याद नहीं है, तो अच्छा चला था। जी जी जी। तो ये तो अच्छी बात है कि आप समकालीन मुद्दों पर और समस्याओं पर लिखते रहे हैं। अभी जो आपके गाने चल रहे हैं जी, वो कौन कौन लोग गा रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं? लंबी लिस्ट है सर। जी, बताएं कुछ। सुरेंद्र यादव बलिया भी गा लेते हैं, ओम प्रकाश यादव बक्सर भी गा लेते हैं, कुछ गीतें एक दो ओम प्रकाश दीवाना भी। और कई बार रिक्वेस्ट भी किए, इतना व्यस्तता है कि कुछ लोगों का नहीं भी हो पाता है। और जो है मामा गाते ही थे। कई शिष्याएँ हमारी निकली हैं इस समय मार्केट में, जैसे नीतू राज हैं, अंशिका कुशवाहा है, और ये खुशबू राज जो है पत्तू अखाड़े की हैं। लेकिन मैं बताया कि जोगी गीत ज़्यादा से ज़्यादा उनका हम ही को लिख कर देना पड़ता है। जी। तो बहुत लोग। तो जोगी गीत की क्या विशेषता है जो और गीतों से अलग है? जोगी गीत हमारे यहाँ एक धारणा है, हम लोग बचपन से देखते आए हैं कि जो एक जोगी बाबा आते हैं गांव में, सारंगी बजा करके कुछ भजन गाते हैं तो तमाम लोग जुड़ जाते हैं। तो हमने सोचा कि जब जोगी गीत लिखा जा रहा है तो हम बाबा की भजन को न कहते हुए बाबा के द्वारा ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इसको बताया जाए। क्या बात है, भजन के माध्यम। एक आध सुनाइए। हाँ, तो जैसे अब गए जोगी बाबा पहुँचे हैं दरवाजे पर कि कुछ लाओ बेटा, निकली है माँ। अरे बाबा जल्दी में है, अम्मा लेट ना है। मतलब बाबा हम जल्दी में है, अम्मा समय कम हो तो हम जाती कुछ काम से। कहाँ जा रही बेटा? जा रही हूँ थोड़ा बाबा व्यक्तिगत प्रॉब्लम। अरे बोलो बेटा। तो बोले कि बच्चा एक कन्या है, चेक करवाए थे तो उसको गिरवाने जा रहे हैं। जोगी बाबा अपनी व्यथा शुरू कर रहे हैं इसी बात पे, भ्रूण हत्या पे। वो गीत है। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत और ख़ास तौर से पूर्वांचल में यह समस्या है जो राजस्थान में थी कभी, कि बच्चियों के जन्म से पहले ही उनको मार डालने का भयानक काम है, वो यहाँ भी है? जी, यहाँ पूर्ण रूप से। यहाँ के लोग इतने चतुर हैं, दिल में यही भावना रहती है, लेकिन वो ओपन नहीं होते हैं। लेकिन सबके अंदर ये भावना ज़्यादातर लोगों में है। अब वैसे समाज जागरूक हो रहा है, भाव कम कर रहा है। लेकिन इस पे हम एक गीत लिखे थे, बच्चा को लेकर के जच्चा रो रही है। घर के लोगों का रुख चेंज हो गया है। जो खुशी खुशी बहुत उसका सेवा हुआ करते थे कि बेटा पैदा होने वाला है, हो गई बेटी। जो आंगन से बाहर थरिया फेंकते जी, अब वो पत्तल भी नहीं उठा रहे। हाँ, ऐसा लगता है। तो इस भावना को अपने गीत के द्वारा माँ की पीड़ा बता रहे हैं। माँ कह रही है
बिटिया जन्म भय महुरवा हो, दुअरवा अन्हार हो गईल बा। जे ही दिन से बिटिया के जन्म भइल बा, ओही दिन से घर भर के मनवा मईल बा। हाँ, क्या बात है, वाह। मुँहे से न बोलाता देवरवा हो, दुअरवा अन्हार हो गईल बा। ये भावना है। तो ये अब जब जन्म का ही मामला गड़बड़ होना शुरू हो गया, सामाजिक मान्यताओं में उसको कहते हैं कि बिटिया का जन्म हुआ तो ज़मीन एक पुरसा नीचे हो गई। जी जी। तो फिर तो उनके पालन पोषण और उनके शिक्षा और उनके अधिकार इत्यादि को लेकर भी गड़बड़ी है। तो ये असमानता और उत्पीड़न जो बुनियादी तौर पर यहाँ के चरित्र में है, उसको कैसे आपने पकड़ा? अगले गीत में हम लिखे, हम क्रम वाइज है, जो आप पूछ रहे हैं उस पर क्रम वाइज रचना किए हैं। जी जी, बताएं। कहेली आज बिटिया, कहेली आज बिटिया, माई से तिखार हो कहली आज बिटिया। हमहू पढ़ब बाटे हमरो विचार हो कहली आज बिटिया। माँ भैया को बस्ता लाई हो, अच्छा कपड़ा लाई हो, रोज़ विद्यालय जाता है, मुझसे बर्तन मजवा रही हो, मैं भी जाऊंगी। तो बता रही है कि देखो इंदिरा ने ऐसे किया, कल्पना चावला ने ऐसे किया। ये पूरी गीत हमारी नेट पे। जी जी। मेरी माँ भी कई बार कहा करती थी कि अगर मेरी पहली बिटिया होती, यानी मुझे, कि लड़का ना होता बिटिया होती तो बर्तन मांजती। हाँ, तो हालांकि मैंने बहुत सारा घर का काम किया, खाना भी मैं बहुत अच्छा बना लेता था, बचपन से ही बनाता था। और लेकिन मुझे लगता खटने का संबंध जो है बेटियों से लोग जरूर जोड़ते हैं, लेकिन उनको बराबरी का दर्जा देने के मामले में गड़बड़ है। मानसिकता देखिए, बेटा भी आया भी नहीं है, माँ सपना सजा रही है बेटा होगा, पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, जज बनाऊंगी, कलेक्टर बनाऊंगी, तमाम बातें। बेटी के लिए भी सोच रही है, बेटी होगी, झाड़ू बर्तन करेगी, मेरा हाथ बटाएगी, शादी विवाह कर दूंगी, फिर अपने घर चली जाएगी, वहाँ का भी वही काम करेगी जो यहाँ करती है। ये तो मानसिकता पहले से चली आ रही है। धीरे धीरे इसको हम लोग अपने गीत के माध्यम से, आपके चैनल पे श्रोताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, मित्रों इस चीज़ को बदलिए। किसी भी मायने में तिल भर भी बेटियां बेटों से कम नहीं है। कबीर जी, आप एक किसान हैं। जी बिल्कुल। किसानों का दर्द यह है कि लगातार वे कर्जे में हैं, बदहाली में हैं, उनको हर तरफ से चोट मिलती है और वो आह भी नहीं कर पाते। जी। अभी परिदृश्य बदल रहा है। अभी नई नई कंपनियों ने उनको ऐसे फांसा है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। लगभग 20 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पूरे देश के, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और पंजाब के किसान हैं। पूर्वांचल में छोटे किसान हैं जी। जो खुद पैदा करते हैं, अपना घर चलाते हैं, कुछ बेचते भी हैं। किसानों के दर्द को आपने कैसे महसूस किया और कैसे कहा? किसान पे भी हम गीत कई लिखे हैं। उसमें एक लाइन थी, खुश ना रही हैं जहाँ का किसान हो, वतन महान नहीं हुई है। क्या बात है, बहुत अच्छा। जब तक हमारे देश का या किसी भी मुल्क का अन्नदाता खुश नहीं है, लाख तरक्की कर ले वो देश, लेकिन वो कभी उच्च शिखर पे नहीं गिना जाएगा। ऐसा मेरा मानना है। हम अपने देश में भी विडंबना है, किसानों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों का तमाम कर्ज माफ़ किया जाता है। हम सरकार से भी कई बार रिक्वेस्ट किए हैं गीत के माध्यम से कि पूंजीपतियों का जैसे कर्ज माफ़ हो सकता है उतना लंबा लंबा, तो एक छोटे छोटे किसानों का कर्ज क्यों नहीं माफ़ करती सरकार? आंकड़ा ये कहता है कि 22 लाख करोड़ किसानों के ऊपर कर्ज है सरकार का। जी। और 14 लाख करोड़ किसानों का कर्ज किसानों के ऊपर सरकार का है, और 22 लाख करोड़ किसानों का कर्ज सरकार के ऊपर है। माने 14 और 22 के बीच में 8 लाख करोड़ अधिक है। किसानों को वो भी नहीं मिल रहा जो उनका है, और किसान कर्ज में लदते जा रहे हैं। जी। किसानों को लेकर अभी 3 कृषि कानून आए थे, जिसको 1 साल के सघन आंदोलन के बाद सरकार को घुटने टेकने पड़े।
नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगनी पड़ी और वह वापस करना पड़ा। अब उसके बाद फिर किसान बिल नहीं उठा, बीच बीच में उसकी कुछ सुगबुगाहट जरूर होती है। नए परिदृश्य में जो किसान आंदोलन शुरू हो रहे हैं, उन आंदोलनों से आप क्या सीखते हैं और क्या ये ज़रूरी है कि उनको भी गीतों में लाया जाए? बिल्कुल लाया जाए। देखिए, विडंबना यह है सर कि हमें बताया जाता है हमारे किसानों को कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस अच्छे दिन से तो वो बुरे दिन ही अच्छे थे। 50 केजी मिलती थी खाद, जी। आज 45 मिल रही है। इस पे बड़ी अच्छी गीत हम लिखने वाले हैं बहुत जल्द। व्यस्तता की वजह से नहीं समय मिल पाया। हम उम्मीद करेंगे कि आप लिखेंगे और ये आपका मुद्दा भी है, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप खुद किसान हैं। और जब किसान कभी होता है तो उसकी व्यथा दूसरे की व्यथा नहीं होती, अपनी व्यथा होती है। तो मुझे लगता है कि इस पर आपको काम करना चाहिए और उम्मीद यह है कि आप बेहतर काम बिल्कुल करेंगे साहब। एक आखिरी सवाल यह है कि जो बिरहे का भी परिदृश्य दिख रहा है, उसमें से कोई मुद्दा ही नहीं है। उसमें तो मुद्दे की जगह चुटकुले ने ले ली है और तमाम तरह से नई नई जो युक्तियां हैं उसको अपनाकर बिरहिए नोट छापने की मशीन बना रहे हैं खुद को। और ये लंबे समय तक नहीं चलता। किसी भी बिरहिए का 5-10 साल का समय होता है, उसी में जो भी कुछ कर ले। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य क्या है? आप जो जेन्युइन कविताएं कर रहे हैं उसको गाने वाले बचेंगे बिरहा में कि नहीं बचेंगे? अच्छा सवाल आपका है सर। हम अपने बिरहा जगत के गायकों से कहना चाहेंगे कि याद करें कि हमारे पूर्वजों ने कैसे इस विधा को इतना ऊंचाई पे पहुंचाया। आज स्थिति यह है, बिरहा के पतन का कारण मैं बताने जा रहा हूँ। या तो कलाकार ज़्यादा पैसा लेकर के गा रहा है या तो कम लेकर के गा रहा है। कुछ कलाकार हैं जो इतना पैसा मांगते हैं सर कि कमेटी वाले हमारे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि इतना पैसा कौन देगा भाई, हम बिरहा नहीं करा पाएंगे। इच्छा सबकी होती है कि हमारे यहाँ नामी कलाकार आए, और नामी कलाकार का बजट इतना लंबा है कि वो चाह करके उनको नहीं बुलाता है। बिरहा का पतन एक ही है। ये क्या है कि कुछ नए कलाकार ऐसे निकल गए हैं जिनको ये कि हम फ्री में गा लेंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। दोनों से नुकसानी है, न फ्री में बिरहा होनी चाहिए न बहुत पैसे में बिरहा होनी चाहिए। कमेटी जनता सबको देख करके सामंजस्य बना करके चलना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, नाच का चला है बिरहा में, बड़ा मुद्दा है नाच का। नाच के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे घी दाल में डाला जाता है 1 चम्मच, दाल का रुतबा बढ़ जाता है, या दाल को तड़का दे दिया जाता है तो उसका रुतबा बढ़ जाता है। नाच को इस तरह प्रयोग करिए। ऐसे हमारे पूर्वजों ने किया। ऐसा नहीं कि पूर्वज नहीं नाचते थे। राम कैलाश जी, इलाहाबाद के राम कैलाश दादा नाच के जीत, वो नाच करके गाते थे, लेकिन उनके नाचने का स्टाइल वही घी और जो मैं बताया 1 चम्मच घी वाला था। सुरेंद्र जी भी नाचते हैं, विजय लाल, ओम प्रकाश भी नाचते हैं, लेकिन हिसाब से नाचते हैं। आजकल के कुछ जो बच्चे आ रहे हैं वो ये मान ले रहे हैं कि यही भी रहा है नाच। माने आप ये कहना चाहते हैं कि दाल में नमक तो डाला जाए, हाँ, लेकिन नमक में दाल न डाली जाए। तो ये अभी मामला ऐसे ही चल रहा है, ऐसे चल रहा है। और हालांकि नृत्य एक बहुत बड़ी कला है। नृत्य को लेकर पूरी दुनिया में तरह तरह के प्रयोग हुए हैं। नृत्य ने हमारे भीतर की संवेदनाओं को बहुत बड़ा भी बनाया है। तमाम सारी चीज़ है, एक से एक लोग हैं, धुरंधर लोग हैं। बिरजू महाराज जैसे देखिए नाचते थे, बड़े महान नर्तक थे। बिरहिए के लोग जो बिरहिए लोग हैं, वे लोग लोक से जुड़े हुए हैं। लोक में जो नृत्य है वो अभी जंघिया नृत्य में देखता हूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का एक अपना महत्व तो है, लेकिन बिरहे का महत्व अपनी जगह है। बिरहे में कलाएँ जब मिक्स होंगी तो प्रमुखता उन्हीं चीज़ों को मिलेगी जिसको लगेगा कि जो ज़्यादा लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं, उससे कुछ कमाई हो रही है। तो ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब बिरहा से जुड़े लोगों को ही तलाशना पड़ेगा, क्योंकि वही लोग उसके इतिहास को बना रहे हैं। हम तो उसको केवल दर्ज कर रहे हैं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सियाराम कवि से हम जो ये मुलाकात कर रहे हैं, उस समय जो बातें सामने आईं वो ये हैं कि उनके भीतर एक बेचैन कवि है जो अपने समय की तमाम सारी चुनौतियों को देख रहा है और उनसे रस्साकसी करने की कोशिश कर रहा है। उसको छंद में बांधने का काम वे कर रहे हैं, और जो उन्होंने सुनाया वह इतना मूल्यवान है कि उसमें वो मुद्दे आ रहे हैं। एक सम्राट का मुद्दा हमारे बिरहा जगत में चला है। सम्राट कौन?
फेसबुक पे लिख के डाल देते हैं कि सम्राट फला फला 2 नाम दे देते हैं, इसमें सम्राट कौन। और दुर्भाग्य है कि जो सम्राट का नाम लिया जाता है वो नए कलाकारों का नाम दिया जाता है। अच्छा। मैं कहना चाहूँगा कि जिसको सम्राट मानते हैं ये लोग, उन्हीं से अगर पूछ लें कि सम्राट बिरहा का कौन है तो उनको उत्तर मिल जाएगा, पहली बात। और सम्राट कोई उपाधि नहीं है। बिरहा को ऐसे देख लें, गावस्कर का एक अपना अलग स्थान है, कपिल का एक अलग स्थान है, तेंदुलकर एक अलग स्थान में आते हैं, विराट कोहली का एक स्थान है। वैसे ही हमारा बिरहा जगत है। राम खिलावन पुजारी कोई दूसरा नहीं होगा, पारसनाथ कुछ और थे, हीरालाल उस्ताद कुछ और थे, रामदेव उस्ताद कुछ और थे, विश्वनाथ जी परशुराम जी कुछ और थे, विजयलाल ओम प्रकाश और हैं, और बनिए। और इसलिए परपंच में पढ़ करके इसको गुमराह न किया जाए, इसको जो है आपसी द्वेष को बढ़ाया न जाए। फेसबुक पे आप डाल देंगे तो उस पर बहुत कमेंट करने वाले होते हैं, फलाना सम्राट ढिकाना सम्राट, ऐसा कुछ है नहीं। सबका सभी सम्राट हैं, सबका एक अलग मुकाम, देखिए सबका योगदान है। बहुत सही बात आपने कही। आईना सबके घर में होता है और सभी देखते हैं आईने को। कोई देखता है कि मेरा एक बाल सफ़ेद हो रहा है, कोई देखता है कि कहीं एक दाग है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है जी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आईने में अपनी ही शक्ल देखकर मुग्ध हो जाते हैं और उनको लगता है कि मुझसे सुंदर तो कोई नहीं है। आईना भी यही बोलता है। तो सम्राट का यही मुझे लगता है कि अर्थ निकलता है कि लोगों ने अपनी आत्मबुद्धता के कारण इस तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन असली चीज़ तो यही है कि जनता की कला वही है जिसमें जनता योगदान करती है, जनता आपको सम्मान देती है, वही आपका हासिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।